हाँ, हो गया। प्रिय बंधुओं, आज मैं एक बहुत पुरानी कहानी सुनाने को मन कर रहा है। ये कहानी है थर्ड पोस्टमार्टम की, जिसमें पोस्टमार्टम को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार हमें करना पड़ा। 80 से पहले की कहानी होगी। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन थिएटर में एक नर्स काम करती थी। यह नर्स काफ़ी समय से ऑपरेशन थिएटर में ही पोस्टेड थी और ऑपरेशन थिएटर का सारा काम वो सीख गई थी, इसलिए उनका वहाँ से कहीं कोई ट्रांसफ़र भी नहीं करता था। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी किसी मेल डॉक्टर के साथ में फ्रेंडशिप थी, पर थोड़ी बहुत जान पहचान तो नर्सिंग स्टाफ से डॉक्टर्स की हो ही जाती है। वो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं होती, इसीलिए लोगों ने कोई उसका ध्यान भी नहीं दिया। बड़े डिसिप्लिन्ड और सौम्य नर्सिंग स्टाफ था। साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया से थी। और अचानक एक दिन शाम को जब ऑपरेशन थिएटर से सब लोग बाहर चले गए, मीन्स ऑपरेशन थिएटर का काम बंद हो गया और ऑपरेशन थिएटर बंद करने की बारी थी, तो उसी ने कहा कि मैं ऑपरेशन थिएटर बंद कर दूँगा, मुझे कुछ काम करना है, काम समाप्त करके मैं ऑपरेशन थिएटर को बंद करके चले जाऊँगी। सभी को विश्वास था, इसलिए किसी प्रकार के शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो वो वहीं रुक गई, किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन सुबह थिएटर में जब लोग आए, सर्जन्स और बाकी लोग, तो उन्होंने देखा कि थिएटर खुला ही पड़ा है, वो बंद नहीं हुआ है। बाहर का दरवाज़ा और सब चीज़ें खुली पड़ी हैं, सिर्फ लाइटें बंद हैं। शायद लाइटें इसलिए खुली रखी होंगी कि अगर बंद की होंगी कि अगर खुली रहती तो लोग पहले चढ़ाते, ऊपर आ जाते कि कौन है। और अंदर जाने पे जब वो उस सिस्टर के कमरे पे गए, उस नर्सिंग स्टाफ के कमरे में गए, तो वो वहाँ पे मृत पाई गई। उसकी मृत्यु की खबर सुनते ही सारा नर्सिंग स्टाफ, पूरे हॉस्पिटल का, कॉलेज का, सभी वहाँ पे इकट्ठा हुए और तरह तरह की बातें आने लगी। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस केस बना और पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। उस वक्त वहाँ पे 2 सीनियर डॉक्टर थे। उन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया और काज ऑफ डेथ सीधा उन्होंने फॉर्मेलिन पॉइजनिंग लिखा। पुलिस ने मौका भी देखा था, उस मौके पे वो फर्श पे लेटी हुई थी और एक फॉर्मेलिन की बड़ी बोतल, जिसका ढक्कन खुला हुआ था और ताज़ा ताज़ा ही खुला हुआ था, नई बोतल थी और सील्ड बोतल थी जिसको खोला गया था, और उसमें से काफ़ी मात्रा जो फॉर्मेलिन की थी वो मिसिंग थी और वो मृतका की साइड में पड़ी थी। जब पोस्टमार्टम किया गया तब इंटरनल ऑर्गन्स सारे इस तरह से प्रिजर्व हो गए थे
जैसे फॉर्मेलिन में प्रिजर्व होते हैं, जबान से लेके मुंह, टॉन्सिल्स, इसोफेगस, सभी ऑर्गन, स्टमक, इंटेस्टाइन। और क्योंकि फॉर्मेलिन उसमें से डिफ्यूज़ कर गया था, तो पास के ऑर्गन भी, लिवर, किडनी वगैरह भी, सारे एब्डोमिनल और चेस्ट के ऑर्गन्स एकदम ऐसे प्रिजर्व हो गए थे जैसे फॉर्मेलिन किसी ने उनके अंदर इंसर्ट किए हो। अब ये काफ़ी साइन था कि ठीक है, इन्होंने स्टमक से, क्योंकि स्टमक बिल्कुल हार्डन था, प्रिजर्व था, जैसा कि फॉर्मेलिन पॉइजनिंग में होता है, फॉर्मेलिन में होता है। यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि फॉर्मेलिन का उपयोग हॉस्पिटल्स में और मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ भी आपने टिश्यू को प्रिजर्व करना होता है, तो उसमें 10% फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन बना के, कभी कभी ज़्यादा, कभी जैसा रिकमेंडेड हो पर्टिकुलर सिचुएशन में, उतना सॉल्यूशन बना करके उसमें वो टिश्यू या मटेरियल रख दिया जाता है जिसको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए, अदर देन केमिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन के लिए सैचुरेटेड ऑफ कॉमन साल्ट यूज होता है, पर जहाँ आपने हिस्टोपैथोलॉजी करनी है या ग्रॉस एग्जामिनेशन ऑर्गन का करना है या पैथोलॉजिकल डिसेक्शन उसका करना है या फर्दर आपने खुद स्वयं उसको एक्सप्लोर करना है, डिसेक्ट करना है, उन सब सर्कमस्टांसेस में उन सब ऑर्गन्स को फॉर्मेलिन में ही प्रिजर्व किया जाता है। फॉर्मेलिन में डालने के बाद ऑर्गन ख़राब नहीं होता, प्रोवाइडेड कि जितना उस ऑर्गन के लिए रिकमेंडेड फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन होता है उतना ही लिया जाए। ज़्यादा लेने से थोड़ा नुकसान हो सकता है, और वो प्राय सबको मालूम होता है। ऑपरेशन थिएटर में इस फॉर्मेलिन को इसलिए रखा जाता है कि कभी भी ऑपरेशन करते वक्त जो टिश्यू निकाला जाता है उसकी हमेशा आगे स्टडी होती है, हिस्टोपैथोलॉजिकल कंफर्म करने के लिए कि हमने उसको जो समझा वही बीमारी है कि नहीं है, उसका फर्दर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में इवेल्यूएशन होता है, और वो इवेल्यूएशन करने के लिए उसको फॉर्मेलिन में प्रिजर्व कर दिया जाता है। एक्सेप्ट जहाँ पे तुरंत आपको 20-25 मिनट में ही रिपोर्ट चाहिए होती है, तो वहाँ पे एक टेक्निक होती है फ्रोजन सेक्शन। तो फ्रोजन सेक्शन से थिएटर में ही सेक्शन लेकर के और पैथोलॉजिस्ट को दे दिए जाते हैं, और वो तुरंत स्टेन करके तुरंत रिपोर्ट दे देता है। ऐसा उन केसेस में करते हैं जहाँ पे कैंसर का शक होता है, क्योंकि अगर कैंसर नहीं है तो सर्जरी दूसरे ढंग से की जाएगी, और अगर कैंसर है तो सर्जरी फिर डिफरेंट वे में जाएगी। तो इसलिए सर्जन ओपन करके उसका टिश्यू निकाल करके फ्रोजन सेक्शन करवा करके और उसकी रिपोर्ट पैथोलॉजी से लेके जो 20-25 मिनट में दे देता है, और वो अपना फर्दर प्रोसीड करता है। उतनी देर तक वो अपना ऑपरेशन विदहोल्ड रखता है। आजकल हो सकता है कुछ नई टेक्निक्स आ गई हों, फास्ट टेक्निक्स आ गई हों, तो वो मुझे उस पर मैं कोई कमेंट्री नहीं करूँगा। इसीलिए फॉर्मेलिन जो है वो थिएटर में रखी जाती है। इस नर्सिंग स्टाफ ने भी यह फॉर्मेलिन उसी पर्पज़ के लिए इशू करवाई थी, लेकिन उसके मस्तिष्क में क्योंकि सुसाइड का एक इम्पल्स चल रही थी, तो फाइनली उसने सोचा कि ये बेस्ट वे है सुसाइड करने का, क्योंकि जैसे ही वो अंदर जाएगी सारे एकदम से फ्रीज कर देगी, प्रिजर्व कर देगी ऑर्गन को, टिश्यू। इसका मैकेनिज्म एक्शन ये होता है कि फॉर्मेलिन प्रोटीन को कोगुलेट कर देती है। जैसे ये प्रोटीन के कांटेक्ट में आएगी तो उसको प्रेसिपिटेट कर देती है, तो वो सॉलिडिफाइड हो जाती है, और उसके बाद उसका कुछ बिगड़ता नहीं, बरसों तक वो वैसे ही पड़ी रहेगी। ये उसको इतना उसको मालूम था। इसीलिए अंदर के ऑर्गन्स जो हैं वो सारे के सारे प्रिजर्व्ड हो गए थे, फॉर्मेलिन प्रिजर्व्ड हो जाएंगे, जिनकी लुक एक बड़ी स्पेशल होती है, और जो कोई भी डॉक्टर आसानी से उसको पहचान लेता है, कोई उसको दिक्कत नहीं होती। और वैसा ही पोस्टमार्टम पे हुआ, उन सब ने उस चीज़ को पहचाना, और फॉर्मेलिन की स्मेल इतनी पंजेंट होती है
कि उसको तो कोई मिस कर सकता ही नहीं, डॉक्टर तो किसी भी हालत में उसको मिस नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन भर उसने उसी से काम लिया होता है। तो इसलिए उन्होंने बिना किसी शक के डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ जो है, बिना किसी केमिकल एग्जामिनेशन करवाए, उसको डेथ ड्यू टू फॉर्मेलिन लिख दिया। अब जब डेथ ड्यू टू फॉर्मेलिन लिखा तो भड़काने वाले लोगों की कमी नहीं होती। कुछ लोगों ने उनको भड़काया कि साहब विसरा का एग्जामिनेशन तो हुआ ही नहीं, और जब विसरा का एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो डॉक्टर लोगों ने इसका कारण फॉर्मेलिन पॉइजनिंग कैसे देते बिना विसरा के। अब ये बात पूरे सिटी में फायर की तरह फैल गई और सब मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल कर दी, ये कह करके कि डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम गलत किया है। जो कल्प्रिट डॉक्टर है, कि ये किसी को पता नहीं है कौन कल्प्रिट है, जो कल्प्रिट डॉक्टर है उसको बचाने के लिए इस मर्डर को सुसाइड बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। एम्स को छोड़कर बाकी सभी हॉस्पिटल्स में हड़ताल हो गई, क्योंकि वो सारे CGHS के अंडर में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, तो सब जगह हड़ताल हो गई। पार्लियामेंट इन सेशन था तो सब डरे, अखबारें भरी पड़ी थी, सब अखबारों में फ्रंट पेज न्यूज़ थी। तो एक बड़ी विचित्र स्थिति। तुरंत लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया, बोर्ड नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया, सॉरी, बाद में बना। उन्होंने तुरंत जो है सेकेंड पोस्टमार्टम के जो सिविल हॉस्पिटल में उस वक्त पुलिस हॉस्पिटल करवाता था, और जहाँ के इंचार्ज डॉक्टर भरत सिंह थे और LT रमानी उनके साथ हुआ करते थे, वहाँ के लिए उन्होंने सेकेंड पोस्टमार्टम का ऑर्डर कर दिया। बॉडी को ले जाया गया, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम्स में फाइंडिंग्स अलग आ गई। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स सजेस्टिव आई रेप की और इंजरीज की। अब मामला बहुत गंभीर हो गया है। अब तो अखबार सब भर गए और ये पूरे दिल्ली में एक चर्चा का विषय बन गया। पहला तो ये कि ऑपरेशन थिएटर में उनके साथ में रेप हुआ और उनको मार दिया गया इंजरी से, संभवतः स्ट्रैंगुलेशन से। और दूसरा ये कि डॉक्टरों ने उन डॉक्टरों को बचाने की कोशिश की। अब ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फिर इस मैटर को लिया और उन्होंने एम्स के डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनाया। एक्चुअली वहाँ पे सिर्फ मैं और उस वक्त डॉक्टर जगदीश चंद्रा ही थे, हम दो लोग ही फैकल्टी में थे। तो उन्होंने हम दोनों को आदेश दिया, प्राइमरली डॉक्टर जगदीश चंद्रा साहब को दिया, प्रोफेसर जगदीश चंद्रा को जो मेरे पिता तुल्य थे उनको दिया, लेकिन मैं उनके साथ तो अटैच ही रहता ही था, ये सबको पता है। तो मैं और डॉक्टर जगदीश चंद्रा प्रैक्टिकली हम दोनों का बोर्ड हो गया। उन्होंने उनको लिखा कि मैं डॉक्टर डोगरा को अपने साथ लेकर के वहाँ प्रोसीड कर रहा हूँ। पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया, उन्होंने आगे LG को इन्फॉर्म कर दिया। हम जब वहाँ पे पहुँचे तो परिस्थिति कुछ समझ में आई। एक्चुअल में ये दो डॉक्टरों के आत्मसम्मान का झगड़ा था। ये जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज था, ये टीचिंग हॉस्पिटल था। यहाँ के जो फैकल्टी पोस्टमार्टम करते थे उनको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का डेजिग्नेशन मिला करता था। और जो पुलिस हॉस्पिटल में उस वक्त काम करते थे उनको पुलिस सर्जन, असिस्टेंट पुलिस सर्जन, असिस्टेंट पुलिस सर्जन, इस तरह के डेजिग्नेशन मिलते थे। तो टीचिंग वाले हमेशा अपने आप को उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते थे, क्योंकि वो पढ़ाते भी थे और सब एकेडमिक चीज़ों में इंटरेक्टिव रहते थे और साथ में टॉपसी भी करते थे। जो पुलिस सर्जन ऑफिस था वो क्लिनिकल वर्क करता था, सारे मेडिकल वहाँ पे होते थे, सारे हॉस्पिटल था साथ में, जिसको आजकल अरुणा असफ अली रोड हॉस्पिटल कहते हैं। वो पूरा पुलिस हॉस्पिटल ही कहलाता था उस वक्त।
तो वहाँ पे पुलिस के लोग, जुडिशरी के लोग और बहुत से गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका वहाँ इलाज होता था और वो वहाँ ट्रीटमेंट भी होता था, एडमिशन भी होता था। बहुत अच्छा हॉस्पिटल था क्योंकि वो ब्रिटिश टाइम का बना हुआ था। दोनों ही हॉस्पिटल वैसे ब्रिटिश टाइम का बना हुआ था, लेकिन अरुणा असफ अली की जगह भी जो हॉस्पिटल था वो ब्रिटिश टाइम का था और अच्छा काम करता था। लेकिन यह आपका एक अपना एक इंटरनल संघर्ष जो है, संघर्ष क्या कहेंगे, एक दूसरे से जैसा जैसा होता है स्पर्धा, वो चलती रहती थी। शायद उसी के निमित्त या किसी और दूसरे कारणों से, क्योंकि बॉडी को ट्रक में ले जाया गया था पुलिस हॉस्पिटल तक और ट्रक में काफ़ी धक्के शक्के और सब, इतने डेड बॉडी के अलावा सैकड़ों जो स्टाफ था वो भी उसमें चढ़ गया था। तो उनकी वजह से भी बॉडी पे पोस्टमार्टम के बाद काफ़ी जगह पे पोस्टमार्टम इंजरीज प्रोड्यूस हो गई थी। इन पोस्टमार्टम इंजरीज को सेकेंड पोस्टमार्टम पे इंजरीज नेचुरल इंजरीज इंटरप्रेट कर लिया गया और इस कारण वह कॉज ऑफ डेथ बदल गया। जब पोस्टमार्टम किया गया था तो संभवतः यूट्रस भी, क्योंकि प्रिजर्व लग रहा हुआ, और वैसे भी जहाँ भी फीमेल का केस होता है यूट्रस को ज़रूर एग्जामिन किया जाता है ये देखने के लिए कि वो एम्प्टी है या प्रेग्नेंट है। और ख़ास करके ऐसे अनमेरिड लड़की की अगर होती है तो वहाँ ज़रूर निकाल करके उसको देखा जाता है कि एम्प्टी है, कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं। उस केस में वो एम्प्टी थी। यूट्रस को वापस प्लेस किया जाता है, लेकिन यूट्रस को निकालते वक्त कई बार नाइफ नीचे की तरफ चला जाता है और वो हाइमन और वेलेजाइनल वाल को डैमेज कर देता है। कट लगा देगा या लेसरेटेड खींचने से, थोड़े खिंचाव से वहाँ पे लेसरेशन हो जाएगा। वो लेसरेशन जब सेकेंड पोस्टमार्टम पे देखा गया तो उनको यही समझ में आया कि ये हेमन टोर्न है और वेजाइनल वाल में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इस तरह से करके वो रेप के फेवर में चला गया। सारी इंजरीज थी जो प्रेजेंट, जो कि एक्चुअल में पोस्टमार्टम इंजरीज लग रही थी वो सब एज ए एंटीमार्टम इंजरीज परसीव हो गई, ये सोच के कि शायद पहले पोस्टमार्टम के डॉक्टर ने उनको मिस कर दिया है। इसीलिए हमारा थर्ड बोर्ड बना। प्रोफेसर जगदीश चंद्रा और हम दोनों गए वहाँ पे, अर्ली मॉर्निंग में ही हम पहुँच गए और वहाँ जाके पूरी बॉडी का इंस्पेक्शन किया, दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को देखा गया। फिर हमने दोनों से बात की, यहाँ वाले थे उनसे भी बात की और उनसे भी बात की और फिर पूरी बात को समझा और पूरी हिस्ट्री, फिर नर्सिंग स्टाफ को बुला करके उनसे हिस्ट्री भी ली। फिर बॉडी का हमने डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया और एक एक इंजरी को एक्सप्लेन करते हुए कि कैसे इसका मिस इंटरप्रिटेशन हुआ होगा और फैक्चुअली वो फॉर्मलिन पॉइजनिंग से ही उनकी डेथ हुई है। जहाँ तक उनका कॉज ऑफ डेथ का था कि उन्होंने बिना विसरा के कर दिया, तो हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया कि भाई डॉक्टर्स फॉर्मलिन से, खास करके फॉरेंसिक के डॉक्टर, क्योंकि वो तो रोज़ यूज़ करते हैं उसको, हर रोज़ यूज़ करते हैं और हर रोज़ विसरा उसमें रखते हैं, वो इतने ज़्यादा उस चीज़ को एक्वेंटेड होते हैं, उस चीज़ को इतना ज़्यादा समझते हैं कि उन्होंने सोचा जब बिल्कुल यहाँ एविडेंस सामने है ही, सेल्फ स्पीकिंग एविडेंस है जिसको रेस इप्सा लोकेटर बोलते हैं, कि जहाँ एविडेंस अपने आप खुद बोलती है, उस तरह की एविडेंस है तो उसको और कोई फर्दर कंफर्मेशन बाय केमिकल एग्जामिनेशन करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्टों में जो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है वो आर्ट इफेक्ट बोलते हैं, जो आर्टिफिशियली आदमी के द्वारा इंड्यूस्ड किए हुए डिफेक्ट्स होते हैं। तो ये आर्टिफैक्ट्स हैं, ये मिस इंटरप्रिटेशन है आर्टिफैक्ट्स का, जो पोस्टमार्टम के दौरान और बॉडी को ट्रक में ले जाते हुए पुलिस हॉस्पिटल तक और काफ़ी लोगों से हैंडलिंग होने के कारण, क्योंकि सैकड़ों लोग जब उसमें चढ़ जाएंगे तो मिस हैंडलिंग तो होना वाजिब हो ही जाता है। तो मिस हैंडलिंग द डेड बॉडी के कारण ये सब दोनों तरह की दो रिपोर्टें बन गई, बट फैक्चुअली वो एक ही रिपोर्टें हैं, सिर्फ थोड़ा सा
मिस इंटरप्रेटेड है, मिसप्लेस्ड है। इस तरह की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना करके और हम लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को सबमिट की, जो बाद में वो बता रहे थे कि शायद पार्लियामेंट में भी उनको भेजनी है, क्योंकि वहाँ भी पार्लियामेंट को क्वेश्चन हो गया था। तो इस तरह से फिर ये मामला शांत हुआ। जो मीडिया थे उनको भी समझाया गया, वो उनको सबको समझ में आ गया, और रिकनसाइल्ड वे में नेक्स्ट डे सारी चीज़ न्यूज़पेपर्स में और लीगली कंसाइल्ड हो गई, और यह केस इस तरह से समाप्त हुआ। धन्यवाद।